अपना ये पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के एक बड़े धातु के गोले को, ये कोई बड़ा धातु का गोला है, इसकी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, और इसको पिघलाया जाता था 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे ठोस गोले, गोलाकार गेंदों में इसे डाला जाता है। तो छोटे छोटे इस प्रकार से कितने 2-2 सेंटीमीटर के, तो त्रिज्या इसकी कितनी है, इसकी 2 सेंटीमीटर। तो 8 से इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे ठोस गोलों में डाला जाता है। ठीक 64 छोटी गेंदें बनाई जा सकती है कि ये देखना में। तो हमें बड़े गोले का अगर आयतन की बात करें तो आयतन V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r³। और छोटे गोले का, इसको मैं ये कर देता हूँ, फर्स्ट कर देता हूँ, और V2 जो छोटे गोले का है वो n बना रहा है, मान लेते हैं n गोले बना रहा है, और वो 4/3 पाई छोटे गोले की r³ लिखते हैं। देखो और सांचे से डाला जाता है ना कि बड़ी धातु के n छोटे बनाए जाते हैं तो उसे आयतन में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं, अगर आयतन की बात है तो V1 बराबर n×V2। बड़े गोले से छोटे n गोले बनाए जाते हैं तो V का मान कितना है, 4/3 पाई r³ बराबर n 4/3 पाई r³। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, r³ बराबर होता है n r³ होता है। तो यहाँ से देखने पर n बराबर क्या होता है, r³ बाई स्मॉल r³। और इसका r का मान, बड़ा धातु का गोला 8 सेंटीमीटर का था तो 8 सेंटीमीटर 8³, और छोटे वाला कितना का था, 2 का था, 2³। अगर इनको सोल्व करते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 3 बार 8 गुणा 8 गुणा 8, और नीचे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। काटाफिटी कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। तो 4 4 4, तो अगर के सॉल्यूशन देखते हैं तो 4 गुणा 4 गुणा 4 बचा, जो कि कितना आता है, 64 आता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 64 गोले बनाए जा सकते हैं। क्या अपना ये बोल रहा है पहला ऑप्शन, बिल्कुल। देखो इसने बोल भी रखा है कि 64 गेंदें बनाई जा सकती है, इसका मतलब कथन तो सही है। दूसरा क्या बोलता है, जब एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है तो दूसरे ठोस गोले के रूप में डाला जाता है, तब पदार्थ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संरक्षित रहता है। नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे संरक्षित रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तो ये रान, इसी में देख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर का गोला तो ये बड़ा होता है और 2 सेंटीमीटर का ये होता है। हालांकि जी n बन सकते हैं गोले, मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 2 का है। आकार इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, तो आकार संरक्षित नहीं रहता है। हमने क्या संरक्षित किया है, आयतन। देखो हमने आयतन को कंजर्व किया है, ठीक है, संरक्षण किया। अगर तो ये बोले कि क्या इधर, हाँ, अगर यहाँ पर ये बोलता कि आयतन अगर संरक्षित रहता तो ये बात सही थी। तो कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, क्या है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ए और आर दोनों से ये गलत है, ए और आर दोनों से ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये बात सही है। तो इसका सी सही उत्तर आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, 90 डिग्री से कम क्यों होता है? देखो, अगर आपने एक सूत्र पढ़ा हो तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो ये तो है फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं टेन स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो 1 बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, 1 बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। बिल्कुल, यहाँ तक तो हमने क्या देख लिया, सही है। अब इसमें क्या है कि एंगल दे रखा है 0 से 90 डिग्री का, ये एंगल देखना है। देखो, सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है? 1 अपॉन में कोस ए, और टेन होता है साइन अपॉन में कोस। देखो, कोस 90 होता है, कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो 1 अपॉन में 0 किसको दर्शाता है? इन्फिनिटी को दर्शाता है। इसमें भी डाल देते हैं, कोस 90 साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और कोस 90 का मान हो जाएगा 0। तो ये भी किसको दर्शाता है? इन्फिनिटी को दर्शाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये गणनीय योग्य नहीं है ये, ठीक है। तो इसी कारण ही इन्फिनिटी ये गणनीय योग्य नहीं होता ये मान, इसलिए ये 90 डिग्री के लिए तो ये मान्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोस 0 डिग्री दर्शाते हैं, कोस 0, तो कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो सेक के लिए तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में कोस 0 1, तो ये हो जाएगा। और टेन के लिए क्या होगा? अगर टेन की बात करते हैं हम, ये टेन की बात करते हैं, ये रहा मान, इस टेन की बात, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? साइन 0 तो 0 होता है बटा कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 अपॉन में 0 कितना होगा? 0 होगा। तो 0 तो शामिल हो सकता है, लेकिन 90 पर हमने 90 पुट किया ना, तो ये इन्फिनिटी को दर्शा गया, इन्फिनिटी मान्य नहीं होगा। तो यही कारण है कि ये सही बता रखा है कि 0 तो इसने शामिल कर रखा है। देख लो, 1 मिनट, एक तो ये मान क्यों नहीं रहा? हाँ, अगर दिख रहा हो तो आपको ये रहा। देखो, इसने 0 तो शामिल कर रखा है, देखो इक्वल टू का साइन लगा रखा है, 0 शामिल है लेकिन 90 डिग्री शामिल नहीं है। देखो, 0 को वो इक्वल टू का साइन, बराबर का साइन नहीं लगा रखा, इसलिए ये तो कथन सत्य हो गया। हमने एंगल को भी देख लिया और हमने फॉर्मूले को भी देख लिया, ठीक है। तो पहला कथन तो सत्य हो गया। दूसरा क्या बोलता है ये कि 0 थीटा का मान 0 से 90 डिग्री बढ़ाने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है। अगर हम बात करें कोस थीटा की, देख लेते हैं यहाँ पर। कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम थीटा का मान किस किस के लेते हैं? 0 से 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो कोस 0 होता है 1। अगर कोस 30 की बात करते हैं तो ये होता है √3/2। कोस 60 की बात करते हैं तो ये होता है 1/2। और कोस 90 की बात करते हैं तो ये होता है 0। तो हमने क्या देखा? कोस 0 से 1 से फिर 3/2, फिर आधा और फिर 0। तो 1 से किस तरफ गया? 0 की तरफ गया, इसका मतलब कम हुआ है। 1 से 0 की तरफ जाने पर कम हुआ है। लेकिन ये अपना ऑप्शन क्या कहता है कि 0 से 1 की तरफ जाने पर मान बढ़ता है, ये बोल रहा है, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब कथन फर्स्ट तो सही है, लेकिन कथन
सेकंड सही नहीं है। तो ये दे लो कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। ठीक है, तो ये इसका सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधन किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। काला के लिए फ्यूज वायर के रूप में उपयोग किया जाता है, ओ लाल तो, और काला उपयोग किया जाता है उदासीन के लिए। उदासीन तार के लिए काले का उपयोग किया जाता है, जबकि भूगामी तार के लिए हरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको कि एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु की आधार R है तथा ऊंचाई h है। बेलन के आयतन व शंकु के आयतन का अनुपात याद कीजिए। तो v बी लिख देता हूँ, बी का मतलब बेलन का आयतन होता है R इसने क्या दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है ना, स्मॉल r दे रखा है, ये रहा। तो पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और v शंकु s लिख देते हैं, या वी सी कोण भी बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी में लिख रहा हूँ वी एस शंकु मान, s का मतलब शंकु लिख याद रखना। तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बेलन का आयतन, इसमें लिखो बेलन का आयतन व शंकु का आयतन, तो वी बी बाई वी एस लिख देते हैं। ठीक है, और वैसे अगर देखो बेलन को सिलेंडर कहते हैं को, और शंकु को कोण कहते हैं, तो वी बी मैं हिंदी में लिखा हूँ, वी बी का मतलब बेलन का आयतन, वी एस का मतलब शंकु का आयतन। तो ये याद रख लेना क्या है, पाई r स्क्वायर h बटे 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या हो गया, पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h कटा, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3/1 आएगा। उत्तर है 3/1, डी आंसर इसका सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो कि अभिक्रिया Fe का CuSO4 के साथ किया जाता है, तो Fe Cu को विस्थापित कर देता है और खुद जुड़ जाता है CuSO4 के साथ, तो विस्थापन अभिक्रिया तो है, सही बात है। अब अगला देखो, Fe CuSO4 के साथ करता है, तो FeSO4 का मतलब होता है कि Fe का तो क्या हुआ, SO4, Fe का FeSO4 हुआ। ठीक है, तो इसका तो हो गया है ऑक्सीकरण, और Cu का क्या हो गया, अपचयन हो गया है। तो ये जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, क्योंकि Fe में ऑक्सीजन जुड़ा है, FeSO4 जुड़ा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है। लेकिन CuSO4 इससे ऑक्सीजन हटा है और Cu खुद अकेला आ गया इधर, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ। जिसका ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है ना, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और विस्थापन क्यों है, क्योंकि Fe ने Cu को हटा दिया। देखो Fe प्लस CuSO4, तो Fe ने किसको, Cu को हटा दिया और खुद जुड़ गया, तो FeSO4, तो खुद जुड़ गया और Cu को हटा दिया, इसका मतलब Cu का विस्थापन हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा ए, विस्थापन भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो सबसे सिंपल है, ये तो सबसे ही सिंपल है, देख लेते हैं। S का मतलब होता है साइड, S का मतलब SID, इस साइड यानी होता है भुजा, और A का मतलब क्या होता है, एंगल, ANGLE, एंगल का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो ये है S का मतलब साइड है। अब देख लेते हैं SSS का मतलब जिसमें तीनों ही साइड हैं, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ये अब शायद दिख जाएगा, हाँ अब दिख जाएगा। देखते हैं ऐसे जिसमें तीनों साइड हैं, तो देखो तीनों संगत बराबर भुजाएं होती हैं, तो एक का तो हो गया क्या, ये तो गया 3 से। ठीक है, S का मतलब होता है S साइड, A मतलब एंगल और S मतलब साइड, जिसमें 2 भुजाएं व 1 कोण होता है। तो जिसमें ऊपर वाले में क्या है, 2 कोण है, लेकिन नहीं हमें 2 भुजाएं चाहिए। तो देखो लास्ट वाले में देखो,
लास्ट वाला क्या बोल रखा है, जिसमें दो तो भुजाएं होती है वह उनके बीच का एक कोण होता है। देख लो बीच में ए है, तो बी में क्या आ गया, बी में आ गया फोर्थ। थर्ड में देखो ए एस ए, इसका मतलब दोनों साइड, तो ए मतलब एंगल कोण है, और एस जिसमें बीच में साइड यानी भुजा, जिसमें बीच में भुजा है, तो जिसमें दो तो एंगल है और एक बीच में भुजा है, ए ऑप्शन देखो। जिसमें दो कोण और उनके बीच में एक भुजाएं होती हैं, तो सी में क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। तो डी में क्या आ गया, डी में भी देखते हैं। आर एच एस सर्वांग समता क्या होती है, जिसमें समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। तो आर एच एस का मतलब होता है समकोण त्रिभुज का एक किरण और एक भुजा बराबर होती है। तो आर एच एस डी किसको दर्शाता है, सेकंड को दर्शाता है। ऑप्शन देख लो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए में थर्ड, बी में फोर। तो ए में इसमें थर्ड नहीं है, और इसमें ए में थर्ड है लेकिन बी में फोर, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और डी ऑप्शन देखो एक बार, हाँ जिसमें ए में थर्ड, बी में फोर है, देखो इसमें रहा, तो इसका डी उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है लेकिन जिंक से लेपित नहीं किया। किससे, टिन से तो किया जाता है लेकिन जिंक से नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील होती है, और जिससे पदार्थ विषाक्त, भोज्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है, इसलिए हम टिन का उपयोग किया जाता है जिंक से। तो क्या जिंक क्या होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती है, अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील, अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, जिंक क्या होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो देखो जिंक टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसका ए उत्तर होगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, के का वह मान ज्ञात के लिए जिसके लिए हमें द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हमें सोल्व करते हैं। पहले ये कोई हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है, इसको सोल्व करें। क्या दे रखी है अपने पास, के एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स का 2 से गुणा करते हैं तो 2kx प्लस को 6 इक्वल टू 0। इसने क्या बोला, जिसके दो बराबर मूल होते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण के मूल को दर्शाने के लिए हम करते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये बराबर 0 होना चाहिए। ये कैसे होता है, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अगर पढ़ा होता आपने, बी प्लस माइनस का अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। ये फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण के लिए, मूल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला है कि ये मान होना है ना, ये 0 होना चाहिए मूलों के लिए। तो देख लेते हैं बी क्या है। देखो ये इक्वेशन का रूप क्या है, ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस को c इक्वल टू 0, ये रूप होता है। ओके, अब सोल्व करते हैं हम, तुलना करते हुए क्या, हाँ तो a का मान क्या है, यहाँ पर k है, तुलना करते, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में a है, इसमें तो देखो, इसमें तो a है, इसमें क्या है, k है, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर तो क्या हो, k हो गया। b बराबर देखो, b बराबर, इसमें देखना आप, इसमें x के गुणांक में क्या है, माइनस का b, तो इसमें x के गुणांक की गया माइनस का 2k, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस का 2k। और c बराबर क्या हो गया, देखो इसमें तो c है और इसमें c क्या है, 6 है, तो इसमें क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन 1 से हम सोल्व करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो बी स्क्वायर का मान क्या हुआ है अपने पास, माइनस का 2k स्क्वायर माइनस का 4a का मान क्या है k, और c का मान क्या है, गुणा 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, क्या हो गया, 4k स्क्वायर माइनस का 4k, वो 4k नहीं, 6 भी तो गुणा में है, 6 चौका 24 माइनस का 24k इक्वल टू 0। यहाँ से के मान 2 आएंगे, अगर 4 से करते हैं ना तो
4 6 24, तो ये आ जाए अपने पास के स्क्वायर माइनस का 6, और के से के भी काट देते हैं, यहाँ पर के से के कट गया तो के स्क्वायर उसको हटा देते हैं एक बार, के से के गया, इसका मतलब अपने पास के बचा, इधर 4 से काट दिया तो 6 बचा बराबर 0 बचा, सॉरी एक बार 1 मिनट, ऐसे के से के नहीं काट सकते, इसके 2 मान आते हैं क्योंकि द्विघात है ना, तो 2 आते हैं। तो ये आ गया अपने पास 4 स्क्वायर आया था माइनस का 24 के इक्वल टू 0 आया था, तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस का 6 के इक्वल टू 0, 4 से काट दिया हमने, ठीक है, 4 एकम 4, 4 6 24 ऐसे काट दिया। तो यहाँ से के का मान कैसे आता है वो भी बता देता हूँ मैं किसी भी द्विघात समीकरण के लिए। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो के को कॉमन लेते हैं तो 1 वो के माइनस का 6 आता है, तो एक यहाँ से के बराबर 1 तो क्या हो गया, यहाँ से के बराबर 1 तो 0 हो गया, और एक अपने पास ये है के माइनस का 6 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आया के बराबर 6, तो अपने पास 2 मान आए, क्या क्या आए, के बराबर 0 और के बराबर 6 आई। अब इसको हम देखते हैं, अपने पास 2 मान आए थे, के बराबर 0 और के बराबर 6, और समीकरण क्या थी अपनी, समीकरण अपने पास थी ये रही, ये समीकरण है अपने पास ये, ठीक है। अगर ये समीकरण देख पा रहे हैं आप, क्या है समीकरण, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0, के का मान अपने पास 2 आए थे, के बराबर 0, अगर इसमें 0 पुट करते हैं, के बराबर अगर एक बार 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, गुणा करने पर 0 माइनस का 0, क्योंकि 2k में के का मान 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। अब क्या आप बताओ 6 और 0 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं, इसका मतलब तो द्विघात समीकरण हट ही गई। लेकिन के बराबर 6 डालते हैं किसमें, इसमें के बराबर 6 डालते हैं तो 6x स्क्वायर माइनस का के बराबर 6 डाले तो 12x प्लस को 6 बराबर 0। क्या आपको ये द्विघात समीकरण दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो x स्क्वायर घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो के का मान 2 आया था अपने पास, के बराबर 0 और 6, लेकिन 0 इसलिए पुट नहीं करेंगे क्योंकि के बराबर 0 पुट करते हैं हम, तो 0 पुट करते ही 6 बराबर 0 आता है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए हमने 6 पुट डाला तो 6 मान आया। तो यही पूछ रहा है कि के का मान क्या हो गया, देखते हैं कि के का मान कितना हो गया, 6 होगा, तो इसका उत्तर भी 6 ही होगा, बी ऑप्शन। देखो ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए होगा, नहीं वरना तो 1 मिनट का योग है ये। अगला देखो, एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है और संख्या के अंतिम 2 अंक हो सकते हैं। कुछ नहीं, इसका सबसे सिंपल है कि स्क्वायर कर करके देख लो, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा। क्या इसका 3 अंक है, 225 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार आप 55 का देखना, पीछे 55 का देख लो, 55 गुणा 55, 55 25, 5 55 25, 25 और 2 26 27 गुणा 55 25, 55 25 26 27, ये होता है 5 7 12, 7 और 2 9 और 1 10 11 3 31 25। अपने पास 125 है, या इसको चाहिए 225, तो बी भी नहीं है। इसी प्रकार सी भी नहीं होगा। इस एक हम 85 का देखते हैं, देखो 85 गुणा 85, 55 25, 8 पंजू 40 और 2 42 गुणा का निशान, 8 पंजू 40 और 8 8 64, और 64 और 4 कितने होते हैं, 68। इसको देखते हैं, 5 2 जोड़ करते हैं, 8 4 12 को 2 और 6 और 1 7, इसमें आया 225। देखो इसमें इकाई के 3 अंक 225 के आ गई। देखो वर्ग के 225 के समाप्त होता है, तो ये वर्ग किसका 285 का समाप्त होता है, तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर तरल अधातु है। क्या पूछा है? तरल अधातु, तो ब्रोमीन है धातु, इसका उत्तर तो आएगा। लेकिन आपको पूछ लेता कि कमरे के तापमान पर धातु कौन सी है, तो पारा। तो पारा क्या है? पारा धातु है कमरे के तापमान पर, जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन अधातु है कमरे के तापमान पर गैस, अगर गैस पूछता तो। और फास्फोरस अधातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर क्या है? ये ठोस है, ठोस और अधातु है ये कमरे के तापमान पर गैस है, ये भी अधातु है। और पारा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। और उत्तर इसका सही क्या होगा? सी होगा, क्योंकि ये अधातु को पूछ रहा है। तो इस 4 ऑप्शन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n का अंतिम अंक 0 है। अंतिम अंक 0 का मतलब होता है कि 10 होता है। 10 का मतलब इसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुणा 5, ठीक है। लेकिन 4 के लिए 4n में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर 2 और उसकी पावर n। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2n, ठीक है। तो इसके 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 4 में 4 की वर्ग करने पर कभी भी 5 नहीं आएगा। जिसमें 5 गुणनखंड आ जाता है ना, तो हम मान लेते कि शून्यांक होता है। लेकिन शून्यांक इसलिए नहीं आता क्योंकि 5 नहीं है। देखो 4 की पावर 1 करते हैं तो कितना आ गया? 4। 4 की पावर 2 करते हैं तो कितना आ गया? 16 आ गया। कभी भी आपको इकाई अंक 5 नहीं आने, 5 आएगा ही नहीं, इसलिए 0 आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोला? कोई ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिसके 4n का अंतिम अंक 0 होता है, कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 5 गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है। 2 तो हो गया, क्यों? क्योंकि देखो 4 की पावर को हम 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, तो ये तो प्राप्त हो जाता है 4 का गुणनखंड। 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 का ऐसी कोई भी घात नहीं है जो, देखो 16 है, 16 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 8 हो गया। लेकिन तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो गया ये, ठीक है। लेकिन हमें 5 प्राप्त नहीं हुआ। अगर 5 प्राप्त हो जाता तो हम बोल सकते थे। तो पहला कथन तो सही है, क्योंकि इसने क्या बोल दिया? नहीं बोल दिया, तो सही है, नहीं है। और 4n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो ये बात भी सही है। तो ए भी सही है, नहीं है जिसका 4 अंक 0 है, ठीक है। और इसने दूसरा भी सही बोला है कि 4 का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है, क्योंकि 4 को हम किस में तोड़ सकते हैं? 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 में, तो 2 तो अभाज्य गुणनखंड है। ए व आर सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ये बात भी सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा। ये तो सभी को पता ही है कि टूटी हड्डियों के रूप में प्लास्टर के, कभी अगर हाथ भी टूट जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं प्लास्टर करवा लो, तो ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका CaSO4 × ½ फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ, बाकी तो ये धोने का सोडा होता है जिसके Na2CO3 × 10H2O ये होता है, ये फॉर्मूले भी याद रख लेना। ये बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, उत्तर आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका। अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सा मच्छर डेंगू और चिकुनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो एडीज एजिप्टी होता है। लेकिन किसी को एनाफिलीज याद भी आता है। एनाफिलीज होता है मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है एनाफिलीज। लेकिन चिकुनगुनिया और डेंगू के लिए क्या होता है? एडीज होता है, ठीक है। हाँ, अब अपने पास आता है कि कोई भी ये कोई त्रिभुज की शीर्ष हैं 5, 2 है, तो ये कोई त्रिभुज, अपना इसको छोटा कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। अच्छा जी, ठीक है। तो अपने पास कोई ये त्रिभुज है, इसका ए मान है, ये बी है और ये सी है। एक का रूप, ए के शीर्ष कितने हैं? 5,2। बी के कितने हैं? 4,7 और सी के कितने हैं? 7, -4। देखो
कोई त्रिभुज है उसके शीर्ष दिए जाते हैं ना, तो उसका अगर क्षेत्रफल याद करते हैं ना, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, x1, ये इसको ऐसे याद रख लेना, ये कोई सर्किल, पहले सर्किल लिख दिया करो, फिर 3 ऐसे तीर बना दिया करो। तो ये x1 है, ये x2 है, और ये क्या है, x3 है। तो देखो अपने पास x1 ले लिया हमने, x1 ले लिया। x1 के बाद में आता है क्या, y लिख दिया करो। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3 आता है, तो इधर 2 लिख दिया, इसके बाद 3 लिख दिया, प्लस का x1 लिख दिया, फिर x2 बाहर आएगा, फिर y लिख दो, सिंपल है y। अब 2 यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है, और 3 के बाद में क्या होता है, देखो 3 के बाद में क्या आया है, 1 आया सर्किल में, देखो तो 1 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार प्लस का लगा दिया, x1 x2 आ गया, अब की बार x3 बाहर आ गया, और फिर वही y वापस लिख दो। ठीक है, फिर सर्किल में जाओगे तो देखो 3 के बाद में यहाँ पर कितना आ गया, ये पर 3 आ गया, यहाँ पर ये देखो इधर x3 में यहाँ पर 3 आ गया। 3 के बाद में क्या आता है, इसमें देखो इस गोले में, इस सर्किल में देखो 3 के बाद आ गया 1 के बाद में आ गया 2। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ऐसे ही फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, तीन के बाद में 1 और 1 के बाद में 2। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, और ये मोड इसलिए लगाएं क्योंकि नेगेटिव आता है तो क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं आ जाता, वो पॉजिटिव मान आ जाता है। अब हम एक के की वैल्यू लिख देते हैं, छोटा करके इसको। हाँ ठीक है, अब मान रख देते हैं क्या, 1/2 ऐसे कैसे। x1 का मान क्या है, देखो x1 a को मान लेते हैं, ये याद रख लेना, a को मैं लिख देता हूँ x1 y1, b को क्या लिख देता हूँ x2 y2, और c को क्या लिख देता हूँ x3 y3। अब इसका मान, a का मान क्या है x1 y1, तो a का क्या है 5 और 2 है, देखो निर्देशांक त्रिभुज में 5 और 2 है, तो x क्या हो गया 2, वो 5 हो गया, y का मान क्या हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार b में देखो 4 व 7 है, देखो इस b में 4 व 7 है, तो इसको इससे तुलना करते हैं, किससे, इससे तुलना करते हैं, तो x2 का मान आ गया 4 और y2 का मान आ गया 7। तो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो बताना मुझे x1 का मान कितना है, x1 का मान है 5, y2 का मान कितना है, y2 b को लिया हमने, b का मान है 7, और y3 का मान कितना है -4। ठीक है, हाँ, प्लस का x2 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है, y3 का मान है -4, माइनस का y1 का मान कितना है 2। ठीक है, प्लस का x3 का मान कितना है, x3 का मान है 7, कोष्टक में y1 का मान कितना है 2, माइनस का y2 का मान कितना है 7। ठीक है, वापिस 1/2, देखो 5 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा अंदर, 5 और ये 7 और 4 कितना हो गया 11, प्लस को 4, ये 4 और 2 कितने हो गए -6, प्लस का 7, ये कितना हो गया 2 और -7 कितना हो गया -5। ठीक है, तो थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं हम, ओके, और सोल्व करते हैं। 1/2, देखो 11 पंजू 55, माइनस का 6 चौका 24, और माइनस का 7 पंजू 35, तो 24 और 35, तो देखो 55 में से 35 निकाला 20, और 20 माइनस का 24 कितना हो गया -4, इधर -4। ये मोड इसलिए लगाया था क्योंकि नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 4, पॉजिटिव ही लेते हैं क्षेत्रफल में, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 इकाई क्षेत्रफल को दर्शाता है। देख लो तो उत्तर है क्या कोई 2, देखो इसमें डी ऑप्शन देखना आप, तो क्षेत्रफल कितना आया इसका 2 आया। तो ये आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो हो जाता है। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है।
अगर निर्देशांक आपके पास दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है, ये याद रख लेना। और ये मैं भूल भी जाते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूँ, इसको भूल भी जाते हैं। तो ये सर्किल याद रख लेना। सर्किल में पहले 1 2 3 ये लिख के, जैसे ये बताया था सर्किल में, ये रहा, ये जो सर्किल बताया था जिसमें 1 2 3 है, तो याद रख लेना कि जैसे x1 आ गया पहले, x1 के बाद में x2 x3 ये लिखना है पहले, तो 1 के बाद में आता है 2, 2 के बाद में 3 आता है, इसमें 2 लिख दिया तो फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, इसमें 3 लिख दिया तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा। सर्किल में याद रख लेना 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये अपना बायो का क्वेश्चन आया है, तो इसमें मिलान करते हैं कि जीन वो 1 मिनट ज़्यादा हो गया। हाँ, तो क्या है कि जीन हमेशा आनुवंशिकता इकाई को दर्शाता है, तो ए में क्या हो गया, सेकंड हो गया। युग्म में विकल्पी एलील होता है ना, एलील हमेशा एकल जीन के वैकल्पिक रूप को दर्शाता है। देखो विकल्पी एलील होता है ना, इसको दर्शाता है। और लक्षण प्रारूप हमेशा भौतिक लक्षणों को दर्शाते हैं, तो देखो इसमें भौतिक लक्षण है, अवलोकन योग्य भौतिक लक्षण है। ठीक है, और जीन प्रारूप किसी जीव की आनुवंशिक बनावट को दर्शाते हैं। तो ए में सेकंड और बी में, ए में सेकंड है और बी में है, ए में फर्स्ट है, बी में थर्ड है। हाँ, इसमें देख लो ना, इसमें क्या है, जीन में तो क्या है, आनुवंशिकता इकाई है, और एलील में क्या है, एकल जीन वैकल्पिक प्रारूप। तो ए में तो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है क्या इसमें, और इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिया, ध्यान नहीं रहा, लेकिन इसमें ऑप्शन था, तो इसमें ऑप्शन में ये आएगा, बता देता हूँ। पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा सेकंड, ए में तो आएगा सेकंड, बी में आएगा थर्ड, सी में आएगा इसमें लक्षण प्रारूप में भौतिक अवलोकन फर्स्ट, और डी में आएगा इसमें 4। तो ये उत्तर सही होगा इसका, मिलान कर लेना। अब आता है मैथ का अपना अगला क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का लसाअ उनके मैस्य का 40 गुना है। ये लसाअ है ना, ये 40 गुना है किसका, मैस्य का, एच हाई का। ठीक है, तो LHS और LH और RH होता है। ठीक है, लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय। तो ये हाई होता है महत्तम समाप्रत्यय और L होता है लघुत्तम समाप्रत्यय। तो मैस्य का 40 गुना ये आ गया। ठीक है, और लसाअ और मैस्य का योग L प्लस H का योग क्या दे रखा है, इसने 1476 दे रखा है। यदि एक कोई संख्या है जो कि 288 है, तो हमें क्या पूछ रहा है, कोई बी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, तो दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से सोल्व करते हैं एक को। चलिए, तो पहले इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 से क्या है, L का मान क्या है, इक्वेशन इसको 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन देखो, L का मान इसमें पुट करते हैं, तो L का मान इसमें पुट करने पर 40H प्लस H बराबर होता है 1476। समझ में आ गया ना, मैंने इक्वेशन 2 का L का मान इक्वेशन 1 में डाला है। ठीक है, तो ये हो गया 41H बराबर 1476। इसको काटा फांसी करेंगे तो ये हो जाएगा 36 में, तो H का मान कितना आ गया, 36 आ गया। एक बार जाओ, 41 गुंटू 6, 6 चौका 24, और 1 मिनट गुणाई कर लेते हैं, कभी गलत तो नहीं हुआ अपना। 6 चौका 24 इंटू 3, 4 3 12, सही है। 6 4 3 7,
4 1 14 76, 14 76, हाँ सही है, अपनी मैथ तो सही है। तो ये क्या हो गया, एच का मान अपने पास कितना है, 36 आ गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आता है कि दो संख्याओं का योग a गुणा b होता है, वो उसके लंब l और h, l है ओ लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणांक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघु एल एच और आर एच के मल्टीपल होता है। तो अपने पास है, हमने हाँ एल का मान कितना है, एच का मान 36 आ गया, तो एल का मान कितना था अपने पास, एल का मान था, यहाँ से निकालेंगे एल बराबर 40 एच इक्वेशन 2 से, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो एल का मान एल बराबर 40 एच था, तो 40 गुणा एच का मान कितना है, 36 है, तो 36 पुट करते हैं तो ये 0 आ गया। और चलो इसको 40 इंटू 36 ही रखते हैं, गणित करने में आसानी रहेगी। 40 इंटू 36 आ गया, तो एल का मान कितना आ गया, 40 इंटू 36। ठीक है, तो ये याद रखना, ए का मान कितना है, 288, एक संख्या 288 दे रखी है हमने, बी का मान पूछ रखा है, एल का मान अभी आया था अपने पास कितना, 40 इंटू 36 इंटू ये एच का मान कितना आ गया, देखो ये एच का मान रहा, ये एच का मान 36 आ गया। अगर काटापीटी करते हैं हम तो क्या करते हैं, 4 से कर देते हैं, 4 4 7 28, 4 दूनी 8, वापस करते हैं 36 दूनी 72, और वापस करते हैं 2 36 का 18। तो अपने पास बी का मान कितना आ गया, यहाँ से 10 बचा और यहाँ से 18 बचा। 10 कहाँ से बचा मैं बता देता हूँ, ये हमने 40 को 4 से काटा था, तो 4 गुणा 10 होता है ना, तो 4 को तो हमने काट दिया था पहले ही, तो 10 बचा, तो 10 इंटू 18, तो बी का मान आ गया 180। ये आप मैथ कर लेना, बता दिया मैंने। दो इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एल और इंटू एच, एल एच और मैच से दोनों का ही गुणनफल होता है। तो ये याद रख लेना। अपने पास 180 आ गया। 180 ऑप्शन में है क्या, ये दिखा देता हूँ आपको। 180 ऑप्शन में है क्या, 180 ऑप्शन में है, ए ही है, फर्स्ट ही है, तो यहाँ है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो, उसकी लैंग्वेज को, और फिर आसान लगेगा ये। अगला देख लेते हैं कि कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश उसके 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, परिक्षेपण। हिंदी में परिक्षेपण, वैसे इंग्लिश में डिस्पर्जन। ये होता है रिफ्लेक्शन, ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है किसी भी वस्तु से प्रकाश का आना। ये कोई ठोस वस्तु है जो पॉलिश करी हुई है, ये प्रकाश यहाँ से आता है, ये टकरा कर चला जाता है। तो ये तो क्या होता है, ये भी, ये आई है और ये है आर, अपवर्तन परावर्तन है। तो ये तो हो गई परावर्तन की घटना। ठीक है, और अपवर्तन घटना होती है, ये कोई माध्यम है, लिक्विड माध्यम है मान लेते हैं। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये एंगल से यहाँ पर थोड़ी सी मुड़ जाती है, यहाँ पर। इसको जाना चाहिए किधर, इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये थीटा एंगल नीचे घूम जाती है। ठीक है, ये इस तरफ घूम जाती है, तो टकरा कर वापस नहीं गई, ये घूम गई, इसका मतलब हो गया ये अपवर्तन है। ठीक है, ये है रिफ्रैक्शन। और प्रकीर्णन, स्कैटरिंग क्या होती है कि धूल के कणों के माध्यम से प्रकाश का टकराना। धूल के कण होते हैं, उससे प्रकाश का टकराना, ये होता है प्रकीर्णन। लेकिन प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होता है, ये डिस्पर्जन कहलाता है, जिसको बोलते हैं परिक्षेपण। तो इसका उत्तर क्या हो गया, परिक्षेपण आया गया। ठीक है, ये 3 भी ऑप्शन याद रख लेना। अपने पास ये कोई ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझना चाहो तो। शायद बहुत से बच्चे छोड़ेंगे कि वर्गीकृत डेटा के माध्यम की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में कोई भी माध्य की गणना करती है। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है कि a प्लस एफ डी इंटू एफ, ये ऐसे होता है ये।
ठीक है। ये इसमें भी ए इधर होता है, क्या ये होता है ए, ये होता है कल्पित विधि। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डी होता है ना, ये होता है अंतर होता है। इसमें क्या बोला है कि कल्पित माध्य ए के चयन रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, कि कल्पित माध्यम अंतिम रूप से परिकल्पित माध्यम कल्पित माध्यम के पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो ये कथन सही है। तो कल्पित विधि में ये विधि है, ठीक है, जिसमें डी अंतर को दर्शाता है। और इसका बी ऑप्शन क्या है, इसका बी ऑप्शन क्या है कि सोपान विचरण विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक होती है, बिल्कुल सही है, और अनुप्रयुक्त होती है, यही बात से भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग का निरंतर असमान रहे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ समान में ही चलती है। असमान रहने पर अगर हम सोपान विचलन विधि का उपयोग करते हैं तो ये जटिल बन जाती है। तो ये असमान रही, गलत नहीं, ये सुविधाजनक होती है, लेकिन असमान में नहीं, समान में होती हैं। तो इसका पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है। पहला कथन देखो, पहला कथन में क्या है कि कल्पित माध्य विधि में अंतिम रूप से परिकल्पित माध्य कल्पित माध्यम एक के चयन रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो ये तो बात सही है, लेकिन अंत रूप को देखते हैं ना, तो ये इससे स्वतंत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि डी है ना, ये अंतर को दर्शाता है, जिसमें माइनस का एक घटता है, तो ये माइनस है, ये अंतिम रूप से कट जाता है, इसलिए बोल रहा है। ठीक, इसलिए तो ये बोलता है कि पहला कथन तो हमारा सही हो गया, लेकिन इसने क्या बोला कि दूसरे कथन में क्या आता है, असमान होने पर ये जटिल बनाता है सोपान विधि को। तो कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड असत्य है। तो कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड असत्य है, इसमें सी उत्तर आएगा। अगला देखो, एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा करने पर मान ले कोई संख्या x है, इसको 27 के स्थान पर 72 से गुणा कर लेते हैं। हमें करना चाहिए था 27 से, ये होना चाहिए था 27x, इसको हमने कर दिया x गुणा 72, इसको हमने कर दिया 72x से। सही क्या था, ये था, और गलत क्या था, ये था। ये याद रख लेना एक बार। हमने सही का मतलब सही 27 से करना चाहिए था, कर किससे दिया, 72 से, तो गलत है, किया जाता है। तो प्राप्त वास्तविक परिणाम में कितना अधिक होगा, चाहिए था कितना 27, कर दिया कितना 72x, कर दिया कितना 72x। ठीक है। तो ये इन दोनों का अंतर चाहिए था कि सही और गलत, तो गलत कितना था 72x में से हम 27 को घटा देते हैं, चाहिए कितना था अपने पास में 35, 7 और 5 12, 35 नहीं 45 हो गया नहीं, हाँ 45x। तो कितना अधिक चाहिए था 45 हमने ज़्यादा कर दिया, 27 की जगह 72 कर दिया, इसका मतलब 45x ज़्यादा दे दिया। तो वास्तविक परिणाम में कितना अधिक होगा, तो कितना ज़्यादा था 45x था, और वास्तविक क्या था, वास्तविक का मतलब जो सही था, सही कितना था, देखो सही का टिक मैंने 27 पे लगा रखा, 27x था। काटा पीटी कर लेते हैं, x से x कटा, 9 का भाग लेते हैं, 9 पंजू 45, 9 30 27, तो ये आ गया 5/3, उत्तर आएगा इसका बी, ये याद रखना। इसने डायरेक्ट नहीं पूछा है कि इससे इतना गुणा है, नहीं, इसने बोला कि वास्तविक परिणाम से कितना अधिक है। वास्तविक परिणाम से हमने पहले गलत का देखा और सही का देखा, उसका अंतर देखा हमने कि अंतर भाई 45x का आ रहा है वास्तविकता से, तो वास्तविक पूछा, देखो वास्तविक परिणाम पूछा है इसने, इसलिए इसका बी उत्तर आएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कि देखो ये कोई निर्देशांक वाले त्रिभुज हैं, ax1 अभी हमने देखा था एक, तो वापस ये आ गया अपने पास a b और c। ठीक है। इसके निर्देशांक है x1 y1, लिख देता हूँ मैं x1 y1, इसके क्या हैं x2 y2, और इसके क्या हैं x3 y3। ठीक है। इसने क्या बोला है, पहले में त्रिभुज का केंद्र मान लेते हैं, ये कोई त्रिभुज का केंद्र है, ये त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को आंतरिक रूप से 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, बिल्कुल सही बात बोल गया ये।
ये इसकी कोई माध्यिका है, ये कोई इसका केंद्र है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो ये हमेशा 2:1 में ही विभाजित करता है। मैं बड़े के रूप में दिखा देता हूँ। मैं कोई भी त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है, इसकी ये जो ये माध्यिका है कौन सी, ये बीच की माध्यिका बीच वाली होती है जिसमें इसका केंद्र सी होता है ना, ये सेंटर, ये हमेशा इसको 2:1 में ही विभाजित करता है। बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। और केंद्र के निर्देशांक क्या है, x1 x2 x3/3 y1, बिल्कुल सही है। अगर इस केंद्र के निर्देशांक की बात करें, किस केंद्र की, हम अगर इस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक की बात करें, इस सेंटर की बात करते हैं, ये सेंटर है ना, इस सेंटर की बात करते हैं, ये सी को दर्शाते हैं। तो इस सेंटर का निर्देशांक क्या है, देखो, ए का है x1, बी का है x2 प्लस का x2 और सी का कितना है x3 है, और कितने हैं, 3 है, तो 3 है। तो ये तो हो गया x के लिए निर्देशांक। और y के लिए बात करें तो वो ये y1 प्लस का इसका है y2 प्लस का इसका है y3 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई कितने निर्देशांक है, 1 2 3 है, तो ये y का निर्देशांक है। तो केंद्र का निर्देशांक हो गया एक तो ये और एक ये हो गया। बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है। तो कथन एक और कथन दोनों ही सत्य हैं। तो उत्तर लगा देते हैं, कथन एक और कथन दोनों ही सत्य हैं, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अगला वो देख लेते हैं कि एलपीजी के बारे में। इसमें अगर न्यूज़ भी पढ़ी होगी, करंट से ही उत्तर सही हो जाएगा। इसमें एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विड मतलब होता है कि जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और गैस भी है, द्रव अवस्था में गैस पाई जाती है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है गैस, ठीक है ना। तो इसके मुख्य, पहला ऑप्शन देखो, इसका मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है, बिल्कुल सही बात है। यह गंधहीन होती है, सही है, एलपीजी गंधहीन होती है। उसमें गंध लाने के लिए एक अलग से पदार्थ मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं एथिल मर्केप्टोन, सही है, रिसाव, जिससे क्या होता है कि जैसे ही गैस लीकेज होती है तो एक अलग सी स्मेल आती है, वो एथिल मर्केप्टोन डाला जाता है अलग से। तो ये बात भी सही है। इसके सिलेंडरों में तरल के रूप में उच्च दाब पर अंतर संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल सही। कई बार देखते हैं हम, सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में ये जो लीकेज होती है ये गैस की, तो यहाँ से जैसे ही प्रेशर के रूप में डाला तो अंदर है ना, कभी कभी देखो गर्म पदार्थ में, सर्दियों में गैस को क्या होता है कि गर्म पानी के अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो अंदर जो लिक्विड फॉर्म है ना वो जम जाता है, इसीलिए उसको वापस पिघलाने के लिए, वो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए ही गर्म पानी में डाला जाता है। तो गैस के अंदर, गैस हमेशा लिक्विड में डाला जाता है। और वैसे भी नहीं ध्यान रहता, अगर आपने पर्सन को भी सही पढ़ा हो ना, एलपीजी का फुल फॉर्म भी दे रखा है इसने, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तरलीकृत लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म ही तरल होता है भाई, पानी ही तरल होता है, लिक्विड है, ठीक है। तो इससे भी सही था। और इसका डी फॉर्म क्या बोल रखा है, ये डी ऑप्शन क्या है कि इसको उच्च कैलोरी मान होता है, या बिना धुए ही जलते, सही है। गैस जलाते हैं तो धुआं नहीं होता है, तो ABCD तीनों मान सही हैं इसके। देख लेते हैं ABCD कोई ऑप्शन है क्या, इसका डी उत्तर है, सही है बिल्कुल। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये अगर ये तो सभी को पता है, विटामिन ए विटामिन बी से, ठीक है। तो विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन के से रक्त का थक्का होता है। ऑप्शन मिला लेते हैं आप, ऑप्शन अगर मिलाएं तो क्या है, ए में क्या है, थर्ड है, ए में थर्ड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। बी में क्या है, फर्स्ट है, ए में थर्ड, बी में सी, सही है इसका उत्तर। सी में सेकंड है, क्या है, सी में सेकंड है, और डी में 4 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं। हाँ, एक तार 10 सेंटीमीटर की भुजा के एक वर्ग की आकृति का है। यदि तार को पूरी तरह से खोला जाता है और इसे पुनः 12 सेंटीमीटर, क्या है कि एक कोई भी तार है,
ये कोई तार है, ये 10 सेंटीमीटर का है और इसको खोलकर हम क्या बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं और ये क्या है 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसको 12 सेंटीमीटर मोड़ा जाता है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखो हमने सिर्फ तार को खोला है, खोलने का मतलब बाहरी आवरण, इसको खोला है तो इसका मतलब बाहरी आवरण को हमने चेंज किया है और इसे क्या बना दिया, इसका आयत बना दिया। तो बाहरी आवरण का खोलने का मतलब होता है परिधि। क्या, परिधि। और परिधि में अगर वर्ग की परिधि की बात करें तो वर्ग की परिधि होती है 4 गुणा भुजा और आयत की परिधि क्या होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये तो 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है और चौड़ाई को 20 से लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 20 चौड़ाई होती है, तो इसमें मान रखते हैं क्या, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है किसकी, वर्ग की, वर्ग की कितनी है 10 है। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्या 2 और लंबाई कितनी है 12 प्लस का चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है ये। तो इसने क्या बोला है कि खोला है, तार को खोला है, इसका मतलब परिधि बराबर करनी है। हम कर देते हैं, चलो भाई ये परिधि बराबर हो गई, इसको गुण कर देते हैं, 2 से 2 गया तो 20 बराबर क्या हो गया 12 प्लस का b और b बराबर क्या होगा 12 इधर गया तो b बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें सिर्फ इतना ही था, आपको बता दूं, देखो 8 सेंटीमीटर उत्तर है इसका, ये गया बी ऑप्शन। देखो इसमें सिर्फ तार को खोलना है, खोलने का मतलब ऊपर की बाउंड्री परिधि होती है। उससे पहले हमने एक गोले का पढ़ा था कि गोले को एक 8 सेंटीमीटर का गोला, इसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अनेक गोले बनाए जाते हैं, जिसके 64 उत्तर आया था उसका, 64 गोले बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, गोले को पिघलाया जाता है, पिघलाने का मतलब आयतन में चेंज हो जाता है। इसमें सिर्फ बाउंड्री चेंज हुई थी, इसलिए हमें परिधि को बराबर किया है। ठीक है, ये याद रखना। अगला है कि कोई भी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार में हम त्रिभुज का एक और फॉर्मूला लिखते हैं जिसको बोलते हैं त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो s अंडर रूट में आता है s कोष्टक s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। ठीक है, s होता है सर्वांग क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, जो कि अर्ध परिधि को भी व्यक्त करता है। तो s होता है जो कि तीनों भुजा होती है ना, ये देखो ये तीनों भुजा है, कौन कौन सी, a है, b है और c है। तो a प्लस b प्लस c बटा 2 को दर्शाता है। अगर हम अपने के हिसाब से देखें क्वेश्चन में, अपने हिसाब से ए बी सी का मान कितना है 3 4 5 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 प्लस का 4 प्लस का 5 बटा 2। तो ये कितना मान आ गया 4 5 7 3 4 7 और 5 12, 12 बटा 2 का मतलब 6 सेंटीमीटर। तो s का मान कितना आ गया अपने पास 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं इसको और क्षेत्रफल निकालते हैं अपना। हाँ देखो 1 मिनट, फॉर्मूला तो छुप ही गया, फिर आप कैसे देखोगे, ये आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में डालते हैं हम अंडर रूट। ठीक है, s का मान कितना है 6 इंटू s माइनस ए, 6 माइनस a का मान कितना है, देखो ये रहा a b c, ये तीनों है 3 4 5, तो a का मान कितना है 3 है, 3 है। ठीक है, और s का मान कितना है 6 माइनस का b का मान कितना है 4 है, और दोबारा s का मान कितना है 6 और c का मान कितना है 5 है। ये अंडर रूट में है सारा, तो ये अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट वापिस 6 में से 3 गए जना 3, 6 में से 4 गए जना 2 और 6 में से 1 गए जना 1। इसको वापस सोल्व करते हैं, क्या हो गया 36 18 दूनी 36, और 36 को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो 6 होता है, और ये क्षेत्रफल निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या इसका क्षेत्रफल इसने 6 बोल रखा है, बिल्कुल सही बोल रखा है इसने, देखो ये बोल रखा है 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। इसमें अगला कारण क्या पूछा है कि किसी भी त्रिभुज की गणना के लिए हेरोन का सूत्र हो, देखो ये हेरोन के सूत्र बोलते हैं इसको,
एस्ट कोष्टक यही हमने यूज किया है, देखो ये का ये हमने यूज किया है। तथा ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जहाँ अर्धपरिधि ए प्लस बी प्लस सी का यूज किया जाता है, ये भी हमने यूज किया। देखो अर्धपरिधि, तो ये दोनों सही है, कथन व कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो हमने 3 सूत्र पढ़ लिए। अगर मैं चलो एक बार बता देता हूँ मैं आपको, त्रिभुज के हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े हैं, अगर आप याद करना चाहो। त्रिभुज का हमने एक तो पढ़ा है, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बारे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक पढ़ा हमने 1/2 गुणा x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2, एक हमने ये पढ़ा है। एक अभी हमने क्या पढ़ा है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि s अंडर रूट में s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c, जहाँ s बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये सबसे अच्छा है, ये तो क्षेत्रफल पर आधारित आ गया। अगर ये तो सभी कर सकते हैं, शायद बोल रखा हूँ क्योंकि पता नहीं तुम्हारा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फर्स्ट में ऑप्शन में देखिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज में होता है 1/2 गुणा d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, विकर्ण को दर्शाते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, ये याद रख लेना। ठीक है, तो देखो बी में तो फर्स्ट आ गया आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ए में फर्स्ट बी में फर्स्ट आ गया, ए में सेकंड आ गया। ठीक है, अगला देखो समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये है देखो ऐसे होता है समलम है। ये कोई छोटी भुजा है, ये कोई बड़ी भुजा है। ठीक है, ये 1 मिनट, ये ऐसे हो गया, तो इसमें ये ऐसे चलता है। ये एच हाइट होती है, ये ए होता है, ये बी भुजा होती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग a प्लस बी और इंटू हाइट। इसका समलम चतुर्भुज होता है, a का 4 होता है देखो। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सामान्य होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये याद रख लेना। इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो हम इसके ऑप्शन को भी खोल देते हैं। ऑप्शन तो वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हमने क्या किया। 1 मिनट, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। हमने ए में फर्स्ट किया, बी में सेकंड किया, तो ए में फर्स्ट और बी में सेकंड, किस किस में, फर्स्ट ही ऑप्शन में ए में फर्स्ट और बी में सेकंड, तो ये याद भी रख लेना। ठीक है, तो समलंब का ज़रूर याद रख लेना। इसमें 2 भुजा होती है, ऐसे एक बड़ी और एक छोटी होती है। इन दोनों को जैसे करते हैं तो इसमें ये हाइट होती है, तो इसमें ए और बी ये होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 और दोनों भुजाओं का योग a प्लस बी और इंटू हाइट। ओके, और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर याद किया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी अगर सोचा हो आपने, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई क्यों होता है, कभी सोचा हो तो, क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं या आयत का, किसी का भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या आयत भी आधार गुणा ऊंचाई होता है, 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। जैसे इसको बीच में से विकर्ण में माध्यम में काटते हैं तो एक त्रिभुज बनता है और एक 2 होता है, तो इसी का आधा होता है आधार गुणा ऊंचाई। इस समांतर चतुर्भुज को आधा करते हैं तो त्रिभुज बनता है, इसलिए आधा होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समझे, तो ये किसका होता है, समांतर चतुर्भुज। आयत लगा लेते हैं, आयत लगा लेते हैं। आयत होता है L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसको भी कर सकते हैं 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, वही बात है। अब चौड़ाई को इसमें क्या है, इसमें ऊंचाई है,
त्रिभुज में तो ऊंचाई आती है, तो इसी प्रकार से आधा होता है, तो ये याद भी रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय अंकीय संख्या x के अंक हो गए, कोई भी संख्या x, उसके दो अंक हैं, एक तो ये है और एक ये है। अंकों का योग 9 है, अंकों के क्रम को उल्टा करके y है। तो एक तो मान लेते हैं कोई b है कोई संख्या और कोई a है, ठीक है। ऐसी कोई द्वितीय अंकीय संख्या, इन दोनों का योग a प्लस b करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। अंकों, अब इसमें क्या होता है कि द्वितीय अंकीय संख्या जिसका x अंकों का योग 9 है, तो इसका मतलब है कि x बराबर होता है कोई भी संख्या जो, देखो इकाई में तो 9 हो गया, वो इकाई में तो क्या हो गया b है, इकाई में b है, लेकिन दहाई का मतलब 10 है, a प्लस b होता है, ऐसे कोई संख्या है। दोबारा बता देता हूँ मैं, इसको x बराबर होता है 10a प्लस का b, ठीक है, क्योंकि ये तो होता है इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक, इसलिए ये क्वेश्चन भी ये बोल रहा है कि कोई भी द्वितीय अंकीय संख्या, तो ये कोई दो अंकीय संख्या है जिसका योग क्या है 9 है, तो हमने a प्लस b कोई संख्या है जिसका योग 9 है। इसको उल्टा करते हैं, इस x को उल्टा करते हैं तो y बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 10b प्लस को 1 कर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9x प्लस का 2y, 9x बराबर का 2y है, तो डाल देते हैं x और y का मान डाल देते हैं, चलो डालते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करें। ये हाँ अब सॉल्व हो जाएगा। तो इस 9x में 9x का मान क्या है, x का मान है 10a प्लस का b बराबर 2, और y का मान क्या है, देखो संख्या को पलटा है तो 10b प्लस को a। सॉल्यूशन करते हैं, जैसे इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 90a प्लस का 9b बराबर क्या हो गया 20b प्लस का 2a। तो ये क्या हो गया, इधर 2a आया तो ये हो गया 88, सॉरी 88a बराबर 9b इधर गया जाना 11b, ये बचा। और अब भी हमने एक समीकरण थी अपने पास कि क्या a प्लस b कितना था 9 था, देखो ये रहा, क्योंकि अंकों का योग कितना है, देखो इसने बोल रखा है अंकों का योग क्या है 9 है, तो ये समीकरण है a प्लस b बराबर 9, इसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पर अपने पास, चूँकि a प्लस b बराबर कितना है 9 है, तो किसी भी एक a का मान लिख देते हैं 88, सॉरी b का मान लिख देते हैं, सरल होगा, इसको लिख देते हैं ऐसे कैसे 88a बराबर 11, और b का मान यहाँ से निकालेंगे तो 9 माइनस का a आ गया, तो 9 माइनस को a, इसको सोल्व करते हैं तो 11 9 99 माइनस का a इक्वल टू 88a, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 88 और 1 89, तो 89a बराबर क्या हो गया 99, तो a बराबर क्या हो गया 99 माइनस का 89, ठीक है। तो ये थोड़ा जटिल नहीं लग रहा, 1199 माइनस का a, 9 और 11 20 होता है 88, ओके। तो a का मान तो आ गया 99 माइनस का 89, क्या ये कट सकता है, नौ और 17 किससे कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा ना, तो 99 माइनस का 89 करते हैं, और b का मान
बी का मान यहाँ से ही निकालेंगे, इसी में वो सॉरी इस इक्वेशन से, किससे, इस इक्वेशन से b बराबर 9a है ना, तो इसमें डाल देते हैं। b बराबर क्या हो गया, 9 माइनस a का मान कितना है, 99 माइनस का 89, तो 89 और 99, 9 गुणा 9 माइनस का 99 बटे 89, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। गणना काफ़ी जटिल हो जाएगी ये, चलो फिर भी करते हैं, क्या होता है देखते हैं। मैथ है, इतना लंबा तो नहीं देगा, कहीं ना कहीं हमने लेंथी तरीका अपना लिया। चलो फिर भी देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो 9 नाम 81 और 9 इंटू 72, 72 8 90 हैं, 72 8 80 होता होगा, हाँ 72 8 80 80 सॉरी, इसको करते हैं 9 नाम 81, 9 इंटू 72 8 80 माइनस का 99 बटे 89, ये कितना हो गया, ये बी का मान निकल रहा है अपने पास। तो बी का मान 800 माइनस का 99, 700 एक 800 में से 700, क्या हम सही कर रहे हैं क्या? ये हैं 702 बटे 89। तो अपने पास x बराबर क्या था, tan a प्लस का b था। तो x को सोल्व करते हैं, tan इंटू a का मान कितना था, a का मान था अपने पास 99 बटे 89 प्लस b का मान कितना आया 702 बटे 89। ठीक है, तो ये हो गया 990 प्लस 702 बटे 89। देखो x का मान क्यों चाहिए, क्योंकि हमें x का मान ही चाहिए समीकरण में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, 9 जोड़ करने पर, और 9 और 9 18, 18 2 16, 16 बटे 89। तो हम इसको किससे काट सकते हैं, 89 को हम 89 इंटू 18 कितने होते हैं, ये शायद 18 से कट रहा है, ये 18 से कट रहा है। चलो एक बार देखते हैं। 9 इंटू 72, 8 8 64, 64 26, 64 6 70, 1 71 इंटू 9 और 8 जोड़ कर देते हैं 2 0 नहीं 0 7 8 नहीं, ये नहीं आएगा, 18 से कैसे आ जाएगा ये। दो, कहीं ना कहीं हमने एक स्टेप छोड़ी है।
64 1 मिनट देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ छूट तो नहीं गया अपना। देखते हैं, इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए थी। 10a + b, तो y बराबर क्या हो गया है 10b + a। 9x बराबर 2y, तो यहाँ से ए बी का मान चाहिए था हमें। नौ ए प्लस का 9, बीस, इसका होगा, करते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं गलती कहाँ हुई है। 90 प्लस का 9b बराबर 20, b प्लस का 2a, 2a इधर गया 88, ये इधर गया 11, b का मान वहाँ से लिया 9 माइनस को a, ओ ओके ओके, चलो 1 मिनट यहाँ से समझ में आ गया। देखो कुछ सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई है, गलती तो नहीं, कैलकुलेशन लंबा हो गया थोड़ा। यहाँ से ठीक है, हाँ यहाँ से वापस लेते हैं हम, सबसे सिंपल ही है ना, इतना क्यों दिमाग लाएं। 11 8 88 हो गया, तो 8a बराबर क्या हो गया b हो गया। अब अपने पास इक्वेशन कौन सी थी, ये थी क्या, a + b बराबर 9, तो b का मान कितना है, a है, तो a वो सॉरी a का मान कितना है, a है, प्लस का b का मान इस यहाँ से लेंगे हम, b का मान है 8 ही बराबर 9, तो a बराबर कितना आ गया 9a/a, 9 बराबर a बराबर तो 1 आ गया, और b का मान यहाँ से डाल देते हैं, तो b बराबर कितना आ गया 9, b बराबर 8 आ गया। नहीं समझे, देखो b का मान यहाँ पर डाले तो 8 है, तो 9a/a, तो 9 में से 9 भाग दिया 1 है, और अपने पास a बराबर 1 आ गया। तो इस इक्वेशन में किस में, इसमें a का मान 1 डालेंगे तो a किधर जाएगा, a किधर जाएगा, तो 9 में से गया जाना 8, तो a और b का मान कितना आ गया 8, और x का मान कितना था अपने पास, x का मान था 10a इंटू ये रहा, x का मान यहाँ से था अपने पास, तो x बराबर a का मान कितना है 10, 1 है, प्लस b का मान कितना है 8 है, तो ये कितना आ गया 18 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 18 आ गया। अब सही हो जाएगा ये, x का मान 18 आ गया। a b को सॉल्व करने पर कैलकुलेशन में लंबा चले गए थे हम, इस वजह से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो x बराबर 18 था अपने पास, हमने निकाल दिया। अब तो सबसे सिंपल ये है, तो x बराबर 18 आ गया, तो इसको इक्वेशन में से 18 डाल देते हैं। x का मान 18, 18 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का होता है 8 8 64, 4 8 10 और 4 14 इंटू 8 1, तो ये हो गया 4 2 1 1 2 324 माइनस का 18 दूनी 36 है, तो ये 288 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। तो सबसे सिंपल, ये थोड़ा हम कैलकुलेशन में लंबा घुस गए थे, इस वजह से
वो थोड़ा कट नहीं कर पाए, फिर वो लाइन थी, तो यही दिक्कत होती है। तो सबसे सिंपल समझ गए, दोबारा समझा देता हूँ मैं। ये थोड़ा सा वो था, टिपिकल था, मुझे पता है, तो इसको वापस समझा देता हूँ मैं एक बार। चलो ठीक है। तो इसने क्या बोला, द्वितीय अंकीय संख्या x, तो x बराबर कोई भी संख्या है द्वितीय अंकीय tan a प्लस का, क्योंकि ये होता है इकाई का अंक, एक दहाई में मतलब 2 अंक होते हैं, तो दहाई मतलब 10 से, इसलिए इसने क्या बोला है कि अंकों के क्रम को उलट कर y बनाते हैं, तो y संख्या कितनी हो गई 10। तो ऐसे कैसे, लेकिन अंक कितने हैं, b की जगह a लिख देते हैं, की जगह b, ये हो गया b, y हो गया। अब इसमें क्या बोला कि अंकों का योग क्या है, अंकों का योग क्या है 9 है। तो अंक हमने a और b तो लिए हैं, देखो इसमें अंक ही तो पलटे हैं b a 10, तो ऐसे कैसे है, दहाई के रूप में दर्शा रहा है। तो a प्लस b कितना हो गया, इसने बोला है 9 हो गया, ठीक है। और हमें 9x बराबर 2y दे रखा है, 9x बराबर 2y दे रखा है, तो हम लिख देते हैं 9x, x का मान क्या है, यहाँ से डालते हैं tan a प्लस का b बराबर 2y 2, देखो इस यहाँ से ये इसको सोल्व कर रहे हैं, 2y, y की जगह कितने हैं, यहाँ से पुट करेंगे tan b प्लस का 9, ठीक है। तो 90, ये इसको सोल्व कर लेते हैं, कितने 90a प्लस का b बराबर कितना आ गया 20b प्लस को a, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को और सोल्व कर लेते हैं, तो 90 में से ये 2a होगा ना, तो 90 में से ये 2a इधर जाएगा, और ये 9 अंदर गुना होगा, तो 9 भी इधर जाएगा, तो कैलकुलेशन आएगी ना, तो 88a बराबर 9b 20b में से गए तो 11b, तो ये यहाँ से काटना आसान हो जाएगा, 11 8 88, ठीक है। तो ये 8a बराबर b आ गया। अपने पास इक्वेशन थी ये, इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a और b का मान कितना है, देखो b का मान ये रहा 8 है बराबर 9, तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। वापस उसी इक्वेशन में 1 पुट करते हैं, किस में से, इसी इक्वेशन में वापस 1 पुट कर देते हैं, तो b बराबर आ जाएगा 8। ओके, अब बता देता हूँ मैं, यहाँ से a और b का मान आ गया। अपने पास देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए x स्क्वायर माइनस का 2x, तो हमें x चाहिए, तो x बराबर अपने पास क्या था tan a प्लस का b, तो tan a का मान अपने पास 1 आया है, b का मान अपने पास आया है 8, तो ये कितना हो गया 18। अब 18 का मान x स्क्वायर माइनस का 2x से सोल्व करते हैं, तो ये 288 आ गया, ऐसे आएगा मान ये। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा वो लेंथी हो गया था सॉल्यूशन की वजह से, काटा पाटी नहीं की हमने। ये अच्छा क्वेश्चन है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सोल्डर का किससे बनता है, मिश्र धातु है, जो कि है टिन और लेड से बनता है, ये याद रख लेना, ठीक है। और सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है, जो कि गलत है, उच्च नहीं होता है, निम्न होता है, तभी तो आसानी से गल जाता है, तथा वेल्डिंग के रूप में। देखो वेल्डिंग में क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग पिघलता है वो तार सोल्डर, और सोल्डर पिघलता है, इसका मतलब वो जल्दी गलता है, गलता मतलब उसका गलनांक निम्न है। किसी ने बोला ऊंचा, तो ये गलत है, तो कथन ए सही है और आर गलत है, तो कथन ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। अगला देखो, एक मीनार की कोई भी ये वो मीनार है, ठीक है, ये कोई धरातल पे खड़ी है, तो हमने ये कोई मीनार बना दी, ये कोई धरातल पर खड़ी है, धरातल से एक बिंदु ये मान लेते हैं ए, इस एक बिंदु से मीनार के पाद मतलब होता है पैर से 15 मीटर दूर है, तो ये हमने कोई बी बिंदु माना, इससे कोई भी एक कोई दीवार है, देखो ये हमने कोई बी पॉइंट माना, इससे मीनार खड़ी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है h, इसको चाहिए, समझे। तो उन्नयन कोण, तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan होता है आधार गुणा ऊंचाई,
एल ए एल, लाल बटा कक्का के ए। तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार होता है। तो हमारे पास एंगल कितना है 60 है, तो टेन 60 बराबर आधार लंब कितना है, लंब है एच, तो एच लिख देते हैं। आधार कितना है 15 है। ठीक है, हाँ तो टेन 60 का मान होता है √3 और एच बटे 15। तो एच बराबर यहाँ से कितना आया, एच बराबर आ गया 15√3 सेंटीमीटर है, हाइट है तो सेंटीमीटर है। तो देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। क्या 15√3, देखो इसने सही लगा रखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सामान्य से अनुत्क्रमण होते हैं, बिल्कुल सही है। ये विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कोई भी ए से अगर बी पदार्थ बनाते हैं तो ये सिर्फ एक ही रिएक्शन दर्शाते हैं। इस तीर का मतलब ये एक बार ही गई, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ये होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में होता है, मान लेते हैं A+ का B होता है तो ये इसे जाकर C बनता है और ये वापस आ जाता है। समझे, इसका मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन इधर भी गई और फिर वापस C से A+B भी बन गई। वापस का मतलब होता है उत्क्रमणीय, और ये भौतिकता को दर्शाता है, भौतिक परिवर्तन को। और ये दर्शाता है किसको, ये दर्शाता है रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन मतलब एक तीर गया है, तो सही है। अनुत्क्रमण होते हैं, नया पदार्थ बनते हैं। ए और बी का योग से हमें क्या, ए और बी के योग से हमें नया पदार्थ क्या मिला, सी मिला। ये से इन परिवर्तनों के दौरान कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। गलत है भाई, ऊर्जा परिवर्तन होता है। कभी भी याद रख लेना, रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊर्जा दी जाती है या ऊर्जा नष्ट होती है। अलग अलग अभिकारकों का द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये बात सही है। जैसे ए का है 2, बी का है 3 और सी का है 5, तो अलग अलग है। ए का 2 है, बी का 3 है और इसका 5 है, लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित है। ए 2 + 3 बराबर कितने होते हैं, 5 है। तो कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। तो ए, बी और डी ऑप्शन इसमें सही है, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी ऑप्शन किस में है, सी में है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इसका अच्छा है। भौतिक परिवर्तन समझा दिया। एक त्रिभुज का बहिष्कोण, कोई भी त्रिभुज है, जैसे कोई भी अपने पास ये कोई त्रिभुज है। मैथ के क्वेश्चन त्रिभुज से ज़्यादा आए हैं इस बार। ठीक है, तो ये इसका ए है, ये बी है और ये सी है। एक ये एंगल हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये थीटा है ना, ये मान लेते हैं θ1 + ये θ2। तो ये जो बाह्य कोण थीटा है, ये आंतरिक कोण θ1 + θ2 के बराबर होता है, अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही बोल रहा है, त्रिभुज के बहिष्कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के। देखो इसके सम्मुख का मतलब मुख के समान, तो ये थीटा के समान ही है। देखो मुख के समान है, समान है मतलब मुख के सामने है, सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, देख लेते हैं, पहला ऑप्शन सही है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच के अंतर सदैव, तो बस समझा देता हूँ मैं, कोई नहीं, इतना सोचने विचारने की क्या ही ज़रूरत है भाई। क्या बोला है कि कोई भी त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज अपने पास ये रहा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच कोई ए है, बी है, ये सी है। दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ये बोल रहा है कि मान लेते हैं ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये भुजा है। तो ये बोल रहा है कि कोई ए - बी है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, वो ग्रेटर देन होता है किससे, सी से, जो कि गलत है, गलत बोल रहा है। कैसे, हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं, बता देता हूँ, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अपने पास कुछ समकोण त्रिभुज है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये समकोण त्रिभुज है। इसके सामने कर्ण होता है, ये होता है आधार और ये होता है लंब।
ठीक है। तो देखो हम कर्ण कब लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। जैसे कि आधार मान लेते हैं 4, लंब मान लेते हैं 5, वो 3, इसको मान लेते हैं 4, तो कर्ण आएगा 5। कैसे देख लेते हैं, कर्ण 5 का स्क्वायर बराबर लंब है 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 5 का, ये हो गया 9 प्लस का 16 बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि दो भुजाओं का योग है, लंबाई और आधार, ये दो भुजा हैं इस त्रिभुज की, एक तो ये BC है और एक AB है। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है। मतलब योग करने पर तो क्या दो भुजाओं का घटाव इससे बड़ा होगा, नहीं होगा। योग बड़ा हो सकता है, योग हम बोल सकते हैं कि A प्लस B कोई भी दो भुजाएं, वो योग बड़ा हो सकता है तीसरी भुजा से, लेकिन अंतर नहीं होता है। अंतर कैसे होगा देख लो आप ही, 1 मिनट, अंतर देखो आप। अंतर अपने पास भुजाएं कितनी है, 5 है, 4 है, 3 है। दो भुजाओं का अंतर 5 माइनस का 4 तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या ये बात सही है, ये तीसरी भुजा 3 है तो 1/3। क्या 1 बड़ा होता है 3 से, नहीं होता है भाई। लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो सही बात है 9 बड़ा होता है 3 से, ये बात सही है। तो अंतर नहीं होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो 5 4 3 हमने भुजा लिए, 5 में से 4 गए जन 1 बचा, और क्या तीसरी 1 3 से बड़ा होता है, नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है कि गलत हो गया है, इसने यही बोल दिया, इसने यही गलती कर दी, इसने अंतर को बोल दिया। अंतर में भी लंबाई से अधिक होता है, अधिक नहीं। अगर ये कम बोलता तो चल जाता, इसने दो गलती कर दी। इसने अंतर की जगह अगर योग बोल देता तो ये अधिक वाली कथन सही हो जाती, लेकिन इसने अंतर बोल दिया तो अंतर में कम होता है, तो कथन गलत है। कारण सही है, कथन गलत है, तो कथन ए सत्य है, इसमें इसका उत्तर सही है भाई का। कथन सत्य है, कथन सेकंड है सत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं कि एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, सही बात है। एथेनॉल, इसी का तो चक्कर हो रहा है फिलहाल। अगर वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं तो एथेनॉल आ रहा है, E20 आ रहा है ना, E30 आ रहा है। तो E20 वो गाड़ियों का जो इंजन उसको ख़राब कर रहा है, तो इसका मतलब ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों के में उपयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। एस्टर का उपयोग सुगंधित पदार्थों बनाने के लिए, और टेफ्लॉन नॉन स्टिक होता है। टेफ्लॉन वो किसमें, जिसमें हमने पॉलीथीन पढ़ा था, जिसमें हमने बहुलक में हमने टेफ्लॉन पढ़ा था। नॉन स्टिक कुकवेयर में मतलब वो चिपकता नहीं है, उसमें टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसका ऑप्शन देखें तो हम देखते हैं ए में क्या है, फर्स्ट है और बी में सेकंड है। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, किस में है? ए में फर्स्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी, वो सॉरी इन दोनों में तो है ही, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए और बी में फर्स्ट है। सी की बात करते हैं, सी में क्या है, एस्टर में 4 है, इतर वाले में तो सी में 4 है, तो सी में 4 किसमें है, बी ऑप्शन में, तो इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये है कि प्रकाश की गति ये है तथा यह जल का अपवर्तनांक 1.3 है। तो जल में प्रकाश की गति, देखो प्रकाश की गति अपवर्तन और निर्वात में प्रकाश की गति में एक संबंध होता है कि जो प्रकाश की गति होता है ना, वो होती है कि निर्वात में प्रकाश की गति बटा अपवर्तनांक होती है म्यू, और जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है, या इसको हम बोल सकते हैं 4.3 बराबर होता है 1.3। ठीक है, 4/3, 4.3 नहीं 4/3 होता है 1.3 के। तो प्रकाश की गति किस में, जल में होगी, निर्वात में होती है 3 × 10⁻⁴/4/3। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं।
क्या ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 3 9/4 गुणा 10⁸ तो ये हो गया 2.4 दूनी 8 1 2.4 दूनी 8 1 2 4 दूनी 8 2.25 के समथिंग होगा ये। उत्तर देख लो कोई भी है, 2.25 गुणा 10⁸। हाँ 10⁸, ये तो नीचे आएगी ऐसे कैसे 10⁸। तो ये उत्तर होगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना है। तो इसका ए ही ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला ज़रूर याद रख लेना। प्रकाश की, जल में प्रकाश की चाल होती है जो निर्वात में बटा अपर्तनांक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। एक ही अपने पास ऑप्शन है। क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण में परिघटना निम्नलिखित में से संदर्भित करते हैं? घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना नहीं है, वो तो स्थिर आवेश को दर्शाती है, स्थिर आवेश को दर्शाती है, आवेशित को दर्शाती है, ठीक है। चालक में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। ये किसको दर्शाती है? चुंबकीय प्रभाव को दर्शा रही है, ठीक है। मोटर का घूर्णन, मोटर का घूर्णन होता है कि बल को दर्शाती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र जाता है ना तो बल को अभिव्यक्त करता है, तो बल के कारण मोटर का घूर्णन होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत अभिवाह में परिवर्तन कर चालक में विद्युत धारा का प्रेरण उत्पन्न करती है, यही चुंबकीय प्रेरण को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। डी उत्तर सही होगा इसका, और नहीं है ना? हाँ तो इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार। ये तो सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसमें प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। क्यों होता है? कि फ्यूज तार में मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार, तो उच्च प्रतिरोध होता है। फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टार्टर होता है जिसमें हम प्लग लगाते हैं, तो प्लग लगाते हैं, जैसे ही धारा अधिक जाती है प्रतिरोध धारा को रोकता है, तो धारा वो ज़्यादा विद्युत धारा ना जाए इसलिए उसको प्लग में लगाया जाता है फ्यूज तार को। तो जैसे ही धारा जाएगी तो फ्यूज तार गल जाता है, गलकर बीच में से कनेक्शन हट जाता है, जिससे विद्युत धारा आगे प्रवाहित नहीं होती है और मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्यूज तार इसलिए लगाया जाता है ताकि अधिक धारा प्रवाहित करने पर वो बीच में से टूट जाए, ठीक है। और जल्दी टूटेगा कब? जब वो गलेगा। और जल्दी गलेगा कब? जिसका उसका गलनांक कम होगा, तो जल्दी गलेगा क्योंकि उसका गलनांक निम्न होगा। और उच्च प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है? क्योंकि फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज़्यादा ना बहे, और ना बहे विद्युत धारा को रोकने का काम प्रतिरोध करता है। और हमें ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए, इसलिए उच्च प्रतिरोध, और वो जल्दी गल जाए इसलिए निम्न गलनांक, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ये है, ये ठीक है, ये सवाल काफ़ी बार आता है। इसका होता है कि माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस का 2 गुणा माध्य। ये है, इस बार भी 3 गुणा माध्यिका, इसने क्या बोला है 26, माइनस का माध्य कितना बोला है 2 गुणा 24, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है? 36 18, 3 दूनी 6 1 7, माइनस का 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, क्या हुआ 0 3 30 होना चाहिए, 30 सी उत्तर सही है इसका। क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन देख लेना एक बार। अगर 36 18, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 0 सही है। हाँ कोई 8 नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। गोल्डन राइस चावल की एक पारिजीनिक किस्म है जिसे निम्नलिखित में से कमी को दूर करने के लिए, किस कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन को। 12 परीक्षणों का एक समूह का माध्यम 35 है। एन का मान, परीक्षण कितने हैं? 12 हैं। समूह का माध्य कितना है? 35 है। तो टोटल परीक्षण जो कि सही ये 35 है ना। तो एक परीक्षण जो कि 24 था गलत तरीके से 42 के रूप में दर्ज किया गया। 24 था
उसको 42 अंक को क्रम को उल्टा चेंज कर दिया, अंकों का क्रम 24 की जगह 42 लिख दिया, तो सही माध्य क्या होगा? कुछ नहीं। टोटल कितना है इन दोनों का? टोटल है 12 गुणा 35। 12 गुणा 35 का मतलब 12 पंचू 60, 0 और 12 चौ 12 36, 36 और 6 39 हैं 36, 36 और 36 4 40 है 2 42, 420 आ गया। ठीक है, 420। उसने क्या बोला कि ये होना चाहिए था। एक समूह का माध्य 35 है, एक प्रेक्षण जो कि 24 सही था और गलत तरीके से 42 लिख दिया गया। ठीक है, क्या था? 24 सही था, 42 गलत लिख दिया गया। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 24 माइनस का 42, ये कितना हो गया? ये हो गया 18। 24 10 34, हाँ 18 हो गया। ये माइनस का 18 हो गया। ठीक है, तो सही माध्य क्या है? अगर टोटल की बात करें, टोटल था अपने पास 420। 420 अधिक कितना दे दिया? 18 दे दिया। 24 देना था, देना कितना था? 42 देना, ओ देना था कितना? देना था हमें 24, दे दिया हमें 42, तो ज़्यादा कितना दे दिया हमने? 18, तो ज़्यादा दे दिया, उसको वापस ले लेते हैं हम। तो 420 टोटल था, हमने कितना दे दिया? 18 ज़्यादा दे दिया, हमने वापस ले लिया कि 18 हम वापस काटेंगे, निकालेंगे। 18 निकालने का मतलब नेगेटिव कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये कितना गया? 402 आ गया। ठीक है, तो अब अपने पास टोटल कितना आ गया? 402 आ गया। और प्रेक्षण कितने थे? 12 थे। इससे क्या हो गया? करते हैं, 12 चौक 48, तो 12 × 36, 36 4 42 और 12 × 36 33.36। तो इस बार कितना आ गया? 36 4 6 6 और 12 चौक 48, 12 पंजू 60, 33.5। देख लेते हैं इसका। 33.5 उत्तर है या कोई आसपास? 33.5 उत्तर है ना, ये रहा। ठीक है, देखो इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले इस प्रकार के सवालों के लिए मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना होता है, हमें सही और गलत देखने होते हैं। इसने बोला कि 24 सही था, ठीक है, 42 गलत था, ठीक है, काट देते हैं। तो हमने कितना ज़्यादा दे दिया? 24 में से 42 दे दिया ज़्यादा। वो ऐसे नहीं, ये उल्टा हो गया। हमें कितना दे दिया? 42 में से 24, हमें 24 देना था, कितना दे दिया? 18 ज़्यादा दे दिया। कितना? 18 ज़्यादा दे दिया इसको। ठीक है, अब हमें प्रेक्षण टोटल बारंबारता हम देख लेते हैं। तो 12 प्रेक्षण थे अपने पास, क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि 12 प्रेक्षण है, 12 प्रेक्षणों का 35 माध्य है। तो 12 गुणा 35 हमने किया, ये टोटल कितने थे? 420 थे। इसमें से हमने 18 ज़्यादा दे दी, हमें वापस लेने हैं ताकि अपना मान 24 पर आ जाए। 42 दे दिया, हमें वापस लेने 18, तो 420 में से हमने क्या किया? 18 वापस ले लिया, तो अपने पास ये आ गए 402। टोटल बारंबार था, कुल प्रेक्षण कितने थे? 12 थे, तो 12 का भाग देते हैं। अब जो वापस ले लिया, 18 वापस ले लिया, तो टोटल 402 गए। अब हम बोलेंगे कि हम 12 का भाग देते हैं, तब एक एक को हम वापस देंगे। तो ये हो गया 33.5। तो जो ज़्यादा दिया है उसको वापस घटा देते हैं। ये तरीका याद रख लेना अच्छा है। ये देखो, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा और कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। सही बात है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा क्या होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब हमने
समकोण त्रिभुज अभी जस्ट अभी ये देखा था हमने समकोण त्रिभुज, और उसमें हमने क्या देखा कि ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ये तो है आधार, ये है कर्ण, वो ये है लंब और ये है कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। ठीक है, ये हमने समकोण त्रिभुज देखा। अब देखो कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, क्योंकि कर्ण अभी कर्ण का स्क्वायर बराबर हमने क्या देखा था अभी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस का। ठीक है, इसका मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा है इसका मतलब देखो साइन थीटा में कर्ण नीचे है और कोस थीटा में भी कर्ण नीचे है, मतलब लंब और आधार से तो बड़ी होगी। अगर नीचे वाली भुजा बड़ी है ऊपर वाली से तो एक से हमेशा कम ही होगी। जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 1/2 है, ऊपर वाली संख्या 1 है, नीचे वाली संख्या ज़्यादा है 2 है, तो ये है 0.5 आएगा, 1 से कम ही है। 4/5 से लिख देते हैं, ये भी 1 से कम ही है, वही 0.8 होगी ये। तो 1 से नीचे वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना वो नीचे आता है साइन कोस में, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो ये अपना पहला ऑप्शन सही है कि क्या बोल रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा 1 से कम होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी लंबी भुजा कर्ण होती है, ये बात सही बात है। देखो अभी हमने ये बोला था सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कैसे होती है ये दिखा दिया आपको, ये दिखा दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है। तो ए और आर सही है, और ए और आर की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये देख लेते हैं, कार्बन चक्कर होता है। कार्बन चक्कर किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है महासागरों में, और जीवाश्म ईंधन में तो कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन चक्कर N2 में पाया जाता है। फास्फोरस चक्कर कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में। फास्फोरस सबसे ज़्यादा चट्टानों पाई जाती है, जबकि जल चक्र निकाय जल निकाय में पाया जाता है। इसका देख लेते हैं हम ऑप्शन, इसका ऑप्शन नहीं है पर ये याद रख लेना, मिला दिया। ठीक है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, ये याद रख लेना, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। हिंदी में ये शब्दों का याद रख लेना, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष है। देखो शब्दों का खेल है। निकट दृष्टि दोष शब्द ऐसे लग रहा है कि निकट की वस्तु नहीं दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की साफ साफ दिखाई दे रही है, निकट का तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दूर को देखने में प्रॉब्लम हो रही। तो यही बोल रहा है कि वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, मतलब दूर को साफ नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष है, जिसको हिंदी में कहते हैं मायोपिया, वो इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। ठीक है, अगर यही बोलता कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको ये बता भी देता हूँ मैं कि इसमें कभी लेंस भी पूछ लेता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो निकट में तो होता है, निकट में होता है अवतल, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मत कभी दर्पण कर देना, दर्पण भी ऑप्शन में देता है, याद रखना लेंस होता है। दूर में होता है उत्तल, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जरा में दोनों का ही द्विफोकल, द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्वि उत्तलाकार, द्वि उत्तलाकार और उत्तल अवतल दोनों का उपयोग किया जाता है ना। द्वि उत्तलाकार नहीं बोल सकते, इसको द्विफोकल बोलते हैं। द्विफोकल मतलब दोनों प्रकार की, फोकल फोकस दूरी को बोलते हैं। इसको बेलनाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद भी रख लेना। कैसे याद रखोगे, निकट में 3 शब्द हैं और दूर में 2 हैं, अवतल में 4 हैं, उत्तल में 3 हैं। तो जो बड़ा शब्द बड़े शब्द को जाएगा और छोटा शब्द छोटे शब्द को जाएगा। उत्तल अवतल का पूछता है ज़्यादा वो।
ठीक है, तो ये। और इंग्लिश में कहते देखो निकट, निकट हमेशा कौन रखता है, माँ रखती है, पास माँ, तो इसको बोलते हैं मायोपिया। ये भी याद रख लेना। देखो दिखा देता हूँ, यही हमने किया मायोपिया। देखो निकट दृष्टि दोष को हमने उत्तर में मायोपिया ही किया है। अगर मायोपिया की जगह वो निकट दृष्टि दोष देता तो वो भी सत्य होता। अगला है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दूरी होती है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस को दर्शाता है। तो अपने पास है, मान लेते हैं a है, ये x1 y1 है, और b है ये x2 y2 है। a का मान क्या दे रखा है, a का मान अपने पास a और b दे रखा है। a का मान दे रखा है a और b, और b का मान क्या दे रखा है, माइनस का a माइनस का b। ठीक है, तो x1 क्या है a, इसके हिसाब से ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो दूरी निकाल लेते हैं। √x2 क्या है, x2 है माइनस का a माइनस का x1 कितना है, a का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना है, माइनस का b माइनस का b का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का 2b का होल स्क्वायर। वापस √ का 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, स्क्वायर करने पर नेगेटिव हट जाता है, 4 को बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 √ का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देख लेते हैं ये क्या ऑप्शन में है क्या। देखो 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया, ये रहा b, इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला है, मनुष्य में बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पिता हमेशा 2 अनुपात में देता है, एक तो x और एक y, और मादा यानी माता बोलते हैं, जिसको मादा भी बोल सकते हैं, ये हमेशा देती है XX। ठीक है, तो याद रख लेना, क्या XX मिलने पर क्या होगा, बेटी पैदा होगी, और XY होने पर बेटा होगा। इसमें हमने देखा कि माता तो हमेशा x ही दे रही है, पिता चेंज कर रहा है XY, तो योगदान किसका होगा, पिता का, क्योंकि माता तो XX देगी तो बेटी में x देगी, तो अगर पिता x देता है तो बेटी होती है, माता x देगी पिता y देता है तो बेटा पैदा होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण में पिता का योगदान होता है। एक नर 2 प्रकार की युग्मक उत्पन्न करता है, 50% जिसमें x गुण 70 होते हैं, 50% जिसमें y गुण 70 होते हैं। देखो हाँ सही है, XY गुण 70 दे रहा है पिता XY, जो कि 50% है, दोनों सही है, कथन व कारण दोनों सही है। तो कथन व कारण दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये सही है बात। अगला है कि ये बारंबारता है, बंटन दे रखा है हमने, हम संचयी बंटन संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखो बंटन है अपने पास, तो संचयी में हम क्या लिख सकते हैं, पहले का फर्स्ट लिखते हैं ऐसे कैसे 4, फिर इसमें जोड़ते हैं 4 5 9, 9 5 4 5 9, 9 और 13 कितने होते हैं, 22 होते हैं, और 22 और 20 कितने होते हैं, 42। ठीक है, और 42 और 14 कितने होते हैं, ये हो गए 56। तो टोटल कितने हैं, टोटल संचयी बारंबारता कितनी हो गई, 56 है। तो टोटल तो कितनी हो गई 56, इसका n/2 करते हैं, हाफ करते हैं। ठीक है, माध्य के लिए बंटन बारंबारता, माध्य के लिए इसका 28 करते हैं, 28 संचयी बारंबारता आ रही है। तो हम देखते हैं 28 संचयी बारंबारता या तो 28 हो या 28 से ज़्यादा हो, कम ना होना चाहिए।
एक ज़्यादा होनी चाहिए 28 से। देखो यहाँ पर 22 है, 22 तो 28 से छोटी है, तो 42 लेते हैं। तो ये 42 संचयी बारंबारता में वर्ग अंतराल क्या आ रहा है 42 के लिए। तो 42 के लिए आया अपने पास 125 से 145। कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। मैं ये लिख नहीं पाया सही से, मैं 1 मिनट। हाँ देखो, इसका 4 ऐसे कैसे कर दिया, 4 में से 5 गए जना 9 जोड़ दिया और 9 में से 13 जोड़े तो 22 आया, 22 में से 20 गए जब 42 आया, और 42 में से 14 गए जन 56 आया। तो टोटल कितना था 56 था। n/2 करते हैं तो ये कितना हो गया 28। हम देखते हैं या तो 28 हो या 28 से ज़्यादा हो। तो 22 तो कम हो गया, तो 28 से ज़्यादा 42 है, तो 42 का वर्ग अंतराल कितना है 125 से 145। इसका बी उत्तर सही है। तो ये ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो बंटन से संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो टोटल बारंबारता में 56 मिली थी। ये इस प्रकार से सोल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सरलीकरण बोलता है कि सरलीकरण करो। तो क्या है, 1 मिनट, 10/6√6 गुणा 60√30/25√5। क्या दिक्कत है? तो सबसे सरल कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। 25 और 12 पंजियों 60, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो ऊपर कितना है 4। √30 को हम लिख सकते हैं 6 पंजियों 30, √6 गुणा √5 लिख सकते हैं, बटे नीचे क्या है √6 इंटू √5 है। काट देते हैं इसको भी, √6 से √6 कट गया, √5 से √5 कट गया। कितना आ गया उत्तर 4 आ गया। तो इसका उत्तर 4 है, सही है, सिंपल है। ये ऐसे कट कर सकते हैं, समझ में आए काटना, ठीक है। तो ये अपना था LDC का पेपर, कंप्लीट पेपर था ये, जिसमें हमने मैथ साइंस देख लिया आज। LDC का हमने क्या क्या देखा, इसमें मैथ प्लस साइंस का देख लिया पोर्शन, ठीक है। साइंस का देखा, और राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए हम पूरा मैथ और साइंस देखते हैं। तो ये अपना LDC का था कंप्लीट। सॉल्यूशन अच्छे से दोबारा देख लेना, और ठीक है।